गुजरात टाइटंस पिछले साल इस टीम के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। एक तो मेजर इशू था कि हार्दिक पांड्या छोड़ के चला गया था। अब हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है, चाहे वो मुंबई को छोड़ दे, चाहे वो जीटी को छोड़ दे, चाहे वो इंडियन टीम को छोड़ दे, तो उसका जगह तो कोई ले नहीं पाएगा। सेकेंड एक मेजर इशू था कि मोहम्मद शामी इंजर्ड थे, तो इनकी पेस बॉलिंग यूनिट बहुत ही वीक लग रहा था। थर्ड मेजर इशू था इनके जो विकेट कीपर बैट्समैन था, ओपनिंग में आता था रिद्धिमान शाह, उनसे बैटिंग हो नहीं रहा था। फोर्थ एक इशू था कि शुभमन गिल से ठीक से कैप्टनसी हो नहीं रहा था, और शुभमन गिल के साथ ग्राउंड पे कोई एक सीनियर प्लेयर नहीं था जो उसको थोड़ा गाइड कर पाएगा। और इस बार इन्होंने उनका मेन फिनिशर डेविड मिलर को जाने दिया। जिस तरीके से मैंने बोला भी है साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में कि डेविड मिलर का फॉर्म टी20 में बहुत खराब है। अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो शायद आप लॉस में हो सकते हो। इनका टी20 में स्ट्राइक रेट पूरे एक साल में 100 के नीचे, तो मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोच था। अब उनको इस ऑक्शन में इस हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। इनके जो 4 रिटेंशन थे वो थे रशीद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तिवाटिया और शाहरुख खान। पहले जो फर्स्ट 3 रिटेंशन है वो तो बेहतरीन रिटेंशन है। लास्ट के 2 रिटेंशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अब गुजरात ने 25 मेंबर्स के एक स्क्वाड बनाए। हमने इससे पहले 7 टीम का एनालिसिस किया, जिसमें मैंने शायद सीएसके के लिए कहा था और केकेआर के लिए कहा था। इन दोनों का बैकअप्स भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो टीम है ना, उनका एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि 18 मेंबर्स का मिनिमम स्क्वाड होना पड़ता है, तो ये लोग बस 13-14 अच्छे प्लेयर्स खरीद के किसी को भी टीम में भर लेते। लेकिन गुजरात ने ऐसा नहीं किया। अगर इनका 25 प्लेयर का स्क्वाड देखो, अनबिलीवेबल। मतलब पिछले साल जो लोग बाकी फ्रेंचाइज के प्लेइंग 11 में थे, ये अभी गुजरात के बैकअप में रहेंगे। तो इन्होंने इधर बहुत अच्छा काम किया है। इनका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था कि एक विकेट कीपर बैट्समैन, एक ओपनर चाहिए था शुभमन गिल के साथ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया है जॉस बटलर फॉर ओनली 15.75 करोड़। बेहतरीन पीक है। आईपीएल में ऑलरेडी 6 सेंचुरी मार चुका जॉस बटलर। बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है। वर्ल्ड के टी20 इंटरनेशनल्स में शायद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है जॉस बटलर। तो बेहतरीन बेहतरीन बाय है। और जॉस बटलर के साथ शुभमन गिल ओपनिंग में आएंगे, फुल सॉर्टेड है। और एक चीज है, जॉस बटलर के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी पे आता है। तो अभी शुभमन गिल के पास एक तो बंदा रहेगा विकेट के पीछे जो उसको गाइड कर पाएगा इफ गिल इज गोइंग रॉन्ग। और इन दोनों का और एक चीज है, बहुत कंसिस्टेंट बैटिंग करेगा शुभमन गिल, और जॉस बटलर बहुत कंसिस्टेंट है। फिर नंबर 3 पे आएगा साई सुदर्शन। शायद इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। डोमेस्टिक में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। और मैंने हमेशा कहा है, मेरा एक ड्रीम है कि इंडिया की ओडीआई प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार मुझे एक साथ खेलने को दिख जाए एक बार बस। बहुत अच्छे प्लेयर है। पिछले बार भी 527 रन बनाए 141 के स्ट्राइक रेट से। अगर आप इनके टॉप 3 बैट्समैन को देखो ना, जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, इनका जो खराब सीजन जाएगा ना, तो वर्स्ट सीजन, उसमें भी शायद 400 प्लस रन आएगा सबका। और एक चीज है, 3 अगर खेलेंगे ना तो बहुत लंबा खेल जाएगा। जॉस बटलर ओपनिंग आएगा, वो भी 15, 16, 17 ओवर तक बैटिंग कर सकता है। इनफैक्ट 20 ओवर तक बैटिंग कर सकता है। शुभमन गिल में भी वो क्वालिटी है और साई सुदर्शन में भी सेम क्वालिटी है। तो ये 3 मुझे लगता है शायद वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहेगा इस आईपीएल में। इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा वीक है, तो शायद ये 3 बैट्समैन को कवर अप कर लेंगे। अब नंबर 4 पे उनके पास है शाहरुख खान। अब शाहरुख खान को इन्होंने रिटर्न किया 4 करोड़ में। मैं शाहरुख के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनली उसको जानता हूं। उनके जो कोच है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा है, तो प्रोसेस के बारे में मुझे पता होता है शाहरुख खान के। थोड़ा सा करियर ग्राफ नीचे आया है। पहले 9 करोड़ में शायद पंजाब ने खरीदा था, फिर 7 करोड़ में वापस पंजाब ने खरीदा था, अभी 4 करोड़ में आए। मतलब आईपीएल में वो इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए। पंजाब के लिए मुझे लगता था कि बहुत नीचे बैटिंग करने आता था, शायद थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था, और जीटी के लिए ज्यादा टाइम बेंच पे बैठा है। फिर भी पिछले साल नंबर 4 पे आके 2-3 मैच खेला होगा। टोटल 7 मैचेस खेला है, जिसमें नंबर 4 पे 2-3 मैचेस खेला है। 169 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार शाहरुख को बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में इंपैक्ट छोड़ता है, जिस तरीके से डोमेस्टिक में स्पिन को अच्छा खेलता है, इस तरीके से बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात का मिडिल ऑर्डर पूरा का पूरा शाहरुख पर डिपेंडेंट रहेगा, पूरा का पूरा। और इस बार अगर इंपैक्ट नहीं छोड़ेंगे, फिर मुझे नहीं पता कि शाहरुख का क्या होगा। अब उनके पास और एक बैट्समैन है, राहुल तिवाटिया, जिनको उन्होंने रिटेन किया है। राहुल तिवाटिया डाउन द ऑर्डर आता है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाता है, बहुत सारे आइकनिक मैचेस में फिनिश करके गया है राहुल तिवाटिया। बॉलिंग पिछले कुछ साल से कर नहीं रहा है जब से इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है, लेकिन इस साल क्योंकि उन्होंने डेविड मिलर को जाने दिया, शायद इनका मेन जो प्राइमरी फिनिशर वो राहुल तिवाटिया रहेंगे। तो राहुल तिवाटिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी टीम वंस अगेन। फिर इन्होंने मिडिल ऑर्डर के लिए 2 बैट्समैन पे इन्वेस्ट किया है, 2 ओवरसीज बैट्समैन है। एक शर्फेन रदरफर्ड, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेस्ट इंडीज की बैट्समैन है,
शायद 2019 के बाद जब दिल्ली ने उनको खरीदा था, सौरव गांगुली दिल्ली के पास था और गांगुली ने नेट पे देख के कहा था कि शर्फिन रदरफोर्ड कैन बी द नेक्स्ट रसल, ऐसा कुछ कहा था। अभी तक आईपीएल में वो इंपैक्ट छोड़ नहीं पाया, उतना ज्यादा मौका भी नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने और एक ओवरसीज प्लेयर पे इन्वेस्ट किया है मिडिल ओवर पे खेलने के लिए, वो है ग्लेन फिलिप्स। बेहतरीन बाई था वो। ग्लेन फिलिप्स क्या नहीं कर सकता, पावर हिटर है, बॉलिंग करके दे सकता है ऑफ स्पिन, गन फील्डर है, विकेट कीपर है, ऐसा कुछ है नहीं जो ग्लेन फिलिप्स कर नहीं सकता है। तो आई थिंक सिर्फ 2 करोड़ में ग्लेन फिलिप्स को खरीदा है बेस प्राइस में, बेहतरीन बाय है। फिर उन्होंने लिया है वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ 3.2 करोड़ में। वॉशिंगटन सुंदर का बैटिंग में हमेशा कहता हूं शायद बॉलिंग से बेटर है, इतना ज्यादा उनको मौका नहीं मिले। वॉशिंग के साथ और एक चीज आता है कि वो आपके बैटिंग लाइनअप पे कहीं पे भी फ्लोट कर सकता है, जब चाहे आप उसको उधर भेज सकते हो, कौन से भी पोजीशन में वो बैटिंग कर लेगा। और वॉशी पे भी ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि इनका जो मिडल ऑर्डर आप देख लो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो वॉशी हो, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है इन टर्म्स ऑफ आईपीएल भी, और दूसरा की उतना ज्यादा रन बैट से अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो वॉशिंगटन सुंदर can be one of the most important player for GT, but for 3.2 crore he is a brilliant buy। फिर उनके पास है महिपाल लोमरोड, जिन्होंने पिछले साल आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया था, 183 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था और शायद 1 या 2 मैच अकेले जीता भी दिया था आरसीबी को, शायद पंजाब वाला एक मैच था जितना मुझे याद आ रहा है। फिर आरसीबी के प्लेइंग 11 से और एक बैट्समैन को लेकर आया जीटी, वो है अनुज रावत, विकेटकीपर बैट्समैन। उन्होंने मेरे सामने तुषार देशपांडे को धोया था, और बैटिंग लाइनअप इनके इधर ही खत्म नहीं होता है। फिर उन्होंने और एक बैकअप विकेटकीपर लिया, कुमार कुशवाहा, जिनका दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ था, टॉप 60 प्लेयर्स में आए थे, और शायद लास्ट ईयर कुमार कुशवाहा को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली ने 7 करोड़ से खरीदा था। और बैटिंग लाइनअप अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। इनके पास है अरशद खान, जो पहले मुंबई में थे, फिर एलएसजी में गए, अभी जीटी में आए। पिछले साल बैटिंग से भी स्ट्राइक रेट 153 का था, लेफ्ट आर्म पेसर है, ऑलराउंडर है। अभी तो बाकी है इनका जो मेन बैट्समैन है, मैं हमेशा कहा हूं, और लास्ट ईयर भी शायद मैंने यही चीज कहा था कि जीटी का आपको लगता है कि फिनिशर है राहुल तिवारी या फिनिशर है डेविड मिलर, लेकिन जीटी का सबसे इंपैक्टफुल फिनिशर है रशीद खान। हालांकि रशीद को आप ओडीआई और टेस्ट मैच तो ज्यादा खेलते भी नहीं अफगानिस्तान, शायद ओडीआई और टेस्ट में आप ऑलराउंडर पे कैटेगरी पे नहीं डालोगे, लेकिन रशीद खान जितने भी T20 लीग्स खेलते हैं, हर एक जगह घूम के हर एक लीग पे बैट से कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप उनके स्ट्राइक रेट देख लो राशिद के, 2024 में 144 का स्ट्राइक रेट, 2023 में 217 का स्ट्राइक रेट, 2022 में 206 का स्ट्राइक रेट, पिछले 3 साल में 25 सिक्सेस लगाया राशिद खान ने। तो राशिद खान एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर बैट्समैन है T20 में, और मैं जैसे मैं कहा हूं कि गुजरात का सबसे मोस्ट इंपैक्टफुल फिनिशर रशीद खान ही है, तो इनके पास बैटिंग में बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ है। इनका स्पिन अटैक देख लो एक बार, इन्होंने मानव सुतर को लिया है, जो डोमेस्टिक का बेस्ट ऑलराउंडर है, दिलीप ट्रॉफी बैट और बॉल दोनों से अच्छा किया था, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, इंडिया ए टीम के साथ लगातार ट्रेवल कर रहा है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। राशिद खान को इन्होंने रिटेन किया था। अब राशिद खान एज ए बॉलर क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज समझ लो कि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, जब भी वो लोग ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11 बनाता है, हमेशा राशिद खान को रखता है, जबकि राशिद तो 2008 से 2017 तक आईपीएल खेला भी नहीं है। एक बंदा जो 2008 से 2017 तक आईपीएल खेला भी नहीं है, फिर भी अगर वो सबके ऑल टाइम प्लेइंग 11 में आ रहा है आईपीएल में, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपैक्ट राशिद ने छोड़ा होगा। फिर उनके पास है वॉशिंगटन सुंदर, जो बीजीटी में जडेजा और अश्विन के ऊपर खेल रहा है, इंडिया के तीनों फॉर्मेट पे खेल रहा है, और क्या कर सकता है न्यूजीलैंड सीरीज में आपने देख लिया होगा। फिर उनके पास है साई किशोर, जो शायद डोमेस्टिक का बेस्ट स्पिनर है वंस अगेन, लास्ट ईयर रणजी में शायद 52 विकेट्स लिया था, हाईएस्ट विकेट उन्होंने लिया था, जो बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं साई किशोर, वंस अगेन चेन्नई का प्लेयर है। फिर उनके पास जयंत यादव भी है बैकअप पे, फिर ग्लेन फिलिप्स भी है, जो अच्छा खासा ऑफ स्पिन डाल लेता है, स्पिन अटैक बहुत ही अच्छा है। जो पिछले साल उनका स्पिन अटैक था, उसमें एक नूर अहमद भी था। अब नूर और रशीद का कॉम्बो डेंजरस था, क्योंकि दोनों पावर प्ले पे भी बॉलिंग करते थे, दोनों डेथ पे भी बॉलिंग करते थे एक साथ, तो शायद नूर को मिस करेंगे। फिर भी ये जो स्पिन अटैक है वो खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा स्पिन अटैक है। इनके पेस बॉलिंग यूनिट को एक बार देख लो, क्योंकि मोहम्मद शमी को इन्होंने जाने दिया, शायद वो इंजरी इश्यूज की वजह से जाने दिया। इन्होंने 10.75 करोड़ में रबाडा को खरीदा, और रबाडा बेहतरीन बॉलर है। अभी लास्ट शायद कौन सा सीरीज था, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट सीरीज में देख रहा था, जहां पे इतनी खूबसूरत बॉलिंग किया रबाडा ने। रबाडा का एक चीज है, मैंने बहुत कम देखा है कि वो इंजर्ड रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब वो इंजर्ड था, बाकी पेसर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता है। फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज को लिया है 12.25 करोड़ में, अच्छा पिक था। अभी मोहम्मद सिराज ऐसा है कि कभी कभी तो महंगा जाएगा वो,
ये तो कंफर्म नहीं कि कभी-कभी तो रन देके जाएगा 4 ओवर पे 45-50 की रन। लेकिन सिराज क्योंकि अहमदाबाद की पिच में खेलेंगे उस पिच पे शाम को बॉल हिलता है, सीम मूवमेंट भी मिलता है और स्विंग भी होता है। तो अच्छा करेंगे क्योंकि ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। फिर इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, अगेन एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा कैरी मिलेगा, पेस है उनके पास। फिर जेराल्ड कॉट्जी को लिया है। वंस अगेन जेराल्ड कॉट्जी बैट से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ सकता है, बैट से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। उनको भी एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। फिर इन्होंने एक्सपीरियंस ईशांत शर्मा को लिया है, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो मतलब आप कभी भी इग्नोर कर नहीं सकते ईशांत शर्मा के। बेहतरीन बॉलर रह चुका है, जो ऑस्ट्रेलिया वाला स्पेल था रिकी पॉन्टिंग को कौन भूल सकता है। फिर उन्होंने डोमेस्टिक से एक प्लेयर उठाया है, गुरनूर सिंह ब्रार। अभी रणजी में शायद जो मैं देख रहा था, बिहार के अगेंस्ट 5 विकेट लिया था गुरनूर सिंह ब्रार। वो राइट आर्म मीडियम फास्ट नहीं है, वो फास्ट बॉलर है, 140 आराम से छोड़ता है। तो अच्छा खासा पीक है इनके पास, मतलब पेसर्स अच्छे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि महंगा चला जाए कभी कभी, लेकिन फिर भी इस पर्स में इन्होंने अच्छा खासा बाई किया है। अब एक बार अगर इनका प्रोबेबल प्लेइंग 12 देख लो, तो इनके 2 ओपनर्स होंगे, जॉस बटलर एंड शुभमन गिल। नंबर 3 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पे मैं रख रहा हूं शाहरुख खान को, 5 पे ग्लेन फिलिप्स, 6 पे वॉशिंगटन सुंदर, 7 पे तिवाटिया, 8 पे रशीद खान, 9 पे रबाडा, 10 पे सिराज और 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 12 पे आपको एक बैटिंग इंपैक्ट चाहिए तो लमरोर, बॉलिंग चाहिए तो साई किशोर, या फिर बॉलिंग से अगर पेसर चाहिए तो यू कैन ब्रिंग गुरनूर सिंह ब्रार, ईशांत शर्मा, ओवर यू वांट। अब उनके बैकअप के प्लेयर्स को ना मैं एक बार रीड कर देता हूं, तो आपको पता लगेगा कि इनके बैकअप में प्लेयर्स कौन है। अनुज रावत, कुमार कुशेग्रा, शरफेन रदरफोर्ड, करीम जन्ना जो लगातार अफगानिस्तान के प्लेइंग लाइन में होता है, निशांत निशांत सिंधु बेहतरीन ऑलराउंडर है, सीएसके के साथ था शायद बहुत साल तक। फिर अरशद खान, जैसे मैंने कहा बेहतरीन पीक अरशद खान, जरा अरशद खान भी हो सकता है कि इंपैक्ट में आ सकता है प्लेइंग 12 में। फिर जेराल्ड कॉट्जी, मानव सूतर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह ब्रार। क्या बेहतरीन पिक किया इन्होंने, स्क्वाड तो बेहतरीन बनाए। मतलब नंबर 8 तक बैटिंग है, जो रबाडा 9 नंबर पे आ रहा है उसको भी बड़ा शॉट लगाना आता है। और अगर इंपैक्ट में लोमडूर आ गया तो नंबर 9 तक बैटिंग है। फिर 6 बॉलिंग ऑप्शन है, रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध, राशिद, वाशी, फिलिप्स। 6 बॉलर्स हो गए। अगर इंपैक्ट में एक बॉलर आ गया तो 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। टॉप 3 बेहतरीन बैट्समैन है तीनों। तीनों से आप एक्सपेक्ट करते हो शायद 400 प्लस का ही सीजन जाएगा। एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि इनके जो टॉप 3 के बाद जो 3 बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स और वाशी, अभी तक प्रूवन प्लेयर नहीं है। वो एश्योरिटी नहीं रहता कि अच्छा ही करेगा। आईपीएल में अभी तक बैट से तीनों में किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है ना, ये कवर अप हो जाएगा, क्योंकि इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इनका एक क्वालिटी है बहुत लंबा खेल जाना, चाहे वो बटलर हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो साई सुदर्शन हो। और मुझे लगता है कि इस टीम का भी स्ट्रेटेजी यही होगा कि इन तीनों में से कोई एक एंड को पकड़ के एंड तक बैटिंग करे, कि इनिंग्स को बिल्ड करो, तू क्रीज पे रहे, बाकी सब बैट्समैन तेरे अराउंड बैटिंग करेंगे। तो इनका स्ट्रेटेजी रहेगा, अनलाइक केकेआर, एसआरएच और दिल्ली जो चाहते हैं कि पावर प्ले में जितना हो सके उतना रन बना लो, इस टीम का मुझे लगता है स्ट्रेटेजी नहीं होगा। क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना बॉल्स खेल के जाए ऊपर के 3 बैट्समैन। बाकी डेथ बॉलिंग पे हो सकता है टीम कभी कभी फंस जाए, क्योंकि मोहम्मद सिराज का कौन सा रूप आएगा, वो मोहम्मद सिराज को भी कभी कभी पता नहीं लगता कि वो कैसा बॉलिंग करेगा। डेथ पे कभी कभी फंस सकता है, और नूर को शायद थोड़ा बहुत मिस करेंगे, क्योंकि एक होता था कि जब ओवरसीज पावर हिटर आ जाते थे उनके सामने, तो नूर और रशीद दोनों मिलकर डेथ पे भी बॉलिंग कर लेते थे और फंसा देते थे बैट्समैन को, क्योंकि ओवरसीज के बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलते नहीं है स्पिन को। शायद नूर को डेथ पे थोड़ा बहुत मिस करेंगे, लेकिन बेहतरीन काम किया आशीष नेहरा, विक्रम सोलंकी ने ऑक्शन टेबल पे। इससे बेटर टीम शायद बना के नहीं दे सकते थे। जितने भी प्रॉब्लम्स थे सबको मतलब टिक कर करके सही किया इन्होंने। बैकअप बेहतरीन है। मुझे 8 देने का बहुत ज्यादा मन है इस टीम को, 8 देने का, लेकिन मैं 7.9 दूंगा, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है और शायद डेथ पे थोड़ा बहुत फंस सकते हैं। और सीएसके ने उनके साथ वो गेम खेल लिया नूर वाला, कि उन्होंने सोचा नहीं था कि 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कह देंगे, वरना नूर को वापस ले लेते। मुझे लगता है कि शायद नूर के लिए 7-8 करोड़ इन लोग बचा के रखे होंगे, तो इधर थोड़ा सा फंस सकते हैं ये लोग। बाकी बेहतरीन टीम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।